हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री लेसन नंबर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। न्यू किंग्स एंड किंगडम्स का मतलब हुआ नए राज्य और उनके राजवंश। ये कब हुए और कैसे हुए इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी के बीच का एक टाइम पीरियड, जिस समय क्या हुआ, नए नए राजवंश और नए नए राजा उत्पन्न हुए, माने उनका उत्थान हुआ था। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी के बाद बहुत से नए नए राज्य उभरे। ठीक है, राजवंश उभरे। मैप 1 shows the major ruling dynasty in different part of the subcontinent between 7th and 12th century। अभी आप जो मैप देखिएगा, इस मैप में आपको दिखेगा कि 7वीं शताब्दी से 12th शताब्दी के बीच में बहुत सारे प्रमुख क्या हुए, राजवंश का उत्थान हुआ। ठीक है, वो नए नए राजवंश बने। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे चाहमानास है ना, चंडेल्स हैं। उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे राष्ट्रकूटाज हैं, कलिंग हैं, पाल्स हैं। ठीक है, गुज्जर परिहार्स हैं, परमार्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, बहुत सारे राजवंश का उदय हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, मतलब नए राजवंश का उदय, नए राजवंशों का उदय। कैसे नए नए राजवंश उदय हुए, इनके बारे में समझेंगे कि कैसे राजा थे, कैसे दूसरे राजा हुए, फिर तीसरे, माने राजवंश किस तरीके से बढ़ने लगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाय द 7th सेंचुरी देयर वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ इन डिफरेंट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। 17वीं शताब्दी तक आते आते क्या है, इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा क्या है, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ हुए। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट मतलब भारत और उसके पड़ोसी जितने भी राज्य हैं वो सब मिलकर सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो नए नए लैंडलॉर्ड्स और बड़े बड़े वॉरियर चिफ्स, जो नए नए राजवंश पैदा हुए, वो कैसे हुए यहाँ देखते हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग किंग ऑफन एक्नॉलेज दैम एज देयर सबऑर्डिनेट और समानांत। तो उस पीरियड के जो राजा हुआ करते थे, वो राजा क्या है कि इन लोगों को, ये जो लैंडलॉर्ड्स और वॉरियर चीफ्स थे उस समय के, उनको क्या करते थे, उनको सबऑर्डिनेट्स या समानांत का दर्जा देते थे और उनको ये मान्यता थी कि ये इस राजा के समानांत हैं। समानांत मतलब उनके सहयोगी, एक तरह से वो राज्यकाल को चलाने में हेल्प करते थे। ठीक है, मतलब उनको एक ब्रांच दे दिया उस टाइप का, इनको समानांत कहता कि एक एरिया को वो लोग रूल करते थे। दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड, बी प्रेजेंट एट द कोर्ट एंड प्रोवाइड देम विथ मिलिट्री सपोर्ट। कहने का मतलब है, अब जो राजा इनको समानंत बनाते थे वो इनसे क्या अपेक्षा रखते थे, तो ये उनसे रखते थे कि ये लोग क्या करें, राजा के लिए अपने क्षेत्रों से उपहार लेके आएँ, राजा के जो दरबार है उस दरबार में बैठें, और जब भी राजा को किसी युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता पड़े तो ये लोग मिलिट्री सपोर्ट भी दें। ठीक है, एज सामानंत्स गेन्ड पावर एंड वेल्थ दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामानंत, महामंडलेश्वर, द ग्रेट लॉर्ड ऑफ ए सर्किल और रीजन एंड सो ऑन। अब ये जो छोटे छोटे समानांत से, तो राजा के अधीन रहते रहते जैसे जैसे इनके पास में धन और शक्तियाँ इन्होंने अपनी बढ़ानी शुरू करी, और बढ़ाते बढ़ाते जब इनके पास में धन संपत्ति और शक्ति ज़्यादा हो गई, तो इन्होंने जिन राजाओं के अंडर ये लोग समानांत थे, इन्होंने क्या किया, अपने आप को समानांत से महासामानंत घोषित कर दिया। ठीक है, या महामंडलेश्वर। तो इसका अर्थ होता है कि किसी एक क्षेत्र का, किसी एक रीजन का राजा। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को खुद स्वयं राजा घोषित कर दिया। समटाइम दे असर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड, और कभी कभार तो वो बहुत सारे ऐसे समानांत थे जिन्होंने अपने राजा, जिनके अधीन वो लोग थे, उनका आधिपत्य उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया, और उन्होंने कह दिया कि अब हम किसी के अधीन नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं। ओके, नाउ वन सच इंस्टेंस वाज द राष्ट्रकूटा इन डेक्कन। अब क्या है कि जैसे इन समानंतों ने, जो इनके बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाने की वजह से इन लोगों ने किसी भी राजा के अधीन होने से इनकार कर दिया था, उसका एक उदाहरण क्या है, डेक्कन के राष्ट्रकूटा का है। ठीक है, इंस्टेंटली दे वेयर सबऑर्डिनेट टू चालुकास ऑफ कर्नाटका। ये जो राजकूटा के जो लोग थे, ये पहले क्या थे, शुरू में चालुका जो है कर्नाटका में जो चालुका राजवंश था उनके अधीन हुआ करते थे। ठीक है, in the 8th century, Danti Durga, a Rashtrakuta chief, overthrew his Chaluka overlord and performed a ritual called Harinyagar। अब क्या हुआ कि
8वीं शताब्दी के मतलब मिड में आते आते ना, एक दंती दुर्ग नाम का एक राष्ट्रकूटा का जो चीफ था, मुखिया था, उसने चालुक्य के शासन को मानने से इनकार कर दिया और उसने क्या किया, एक यज्ञ किया जिसका नाम है हरिण्या गर्भ। ठीक है, अब ये हरिण्या गर्भ में होता क्या है, तो व्हेन दिस रिचुअल वाज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स, इट वाज थॉट टू लेड टू रीबर्थ ऑफ sacrifiers as क्षत्रिय even if he was not one by birth। कहने का मतलब हुआ कि जब ये अनुष्ठान किया जाता है, जब ऐसा इस प्रकार का कोई भी हरिण्य गर्भ जैसा कोई भी ऐसा यज्ञ किया जाता है, तो यज्ञ करने वाला है ना, और वो भी किसकी सहायता से, ब्राह्मण्स की सहायता से जब इस यज्ञ को पूरा किया जाता है, तो जो यज्ञ करता है वो माना जाता है कि वो अगर क्षत्रिय न भी हो तो क्या हो जाता है कि यज्ञ के बाद उसका पुनर्जन्म हो जाता है और वो क्षत्रिय बन जाता है। ठीक है, ऐसी मान्यता थी। In other cases, men of enterprises family used their military skills to carve out kingdoms। अब क्या है, दूसरी तरह के जो राजवंश जैसे उभर रहे थे, छोटे छोटे राजा और ये जो राजवंश पढ़ रहे हैं हम लोग, उभर रहे थे उस समय, तो उनमें से जो इंटरप्राइजेस लोग थे, मतलब कि उद्यमी जो बिजनेस क्लास के लोग थे, तो वो लोगों के पास जो मिलिट्री था वो क्या करते थे, अपना दबदबा जमाने के लिए, है ना, अपने सैनिकों का क्या करते हैं, कौशल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द Kadamba, Mysorean and Gujjar Patihar Harishchandra were Brahmin who gave up their traditional profession and took arms। अब देखा जाए तो क्या है कि उदाहरण के लिए देखा जाए तो मिसाल अगर लिया जाए तो दो लोगों का मिसाल यहाँ पे मिलता है। एक थे क्या चीज़, कदम्बन मैसूरियम, और दूसरा था गुज्जर परिहार का हरिश्चंद्र। ये दोनों लोग ब्राह्मण थे। ठीक है, और ये दोनों लोग ब्राह्मण होने के बावजूद भी इन्होंने इनका जो पेशा था उस ब्राह्मण पेशा को इन्होंने छोड़ करके और इन्होंने हथियार उठा लिया। ठीक है, वो भी किसके थ्रू, तो यही हरिण्य गर्भ के थ्रू इन्होंने भी अपना रिबर्थ करा करके, और ये लोगों ने भी क्या किया था कि क्षत्रिय बन गए थे। ठीक है, और हथियार इन्होंने उठा लिया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, तो सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किंगडम इन कर्नाटका एंड राजस्थान रेस्पेक्टली। और ये दोनों लोगों ने क्या हुआ कि कर्नाटक और राजस्थान में अपने अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम का मतलब हुआ राज्य में प्रशासन। अब मेनी ऑफ दीज न्यू किंग्स एडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स एज महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती। अब इस काल के जितने भी बहुत सारे ऐसे राजा थे जिन्होंने बड़े बड़े अपने लिए उपाधि रख लिए, अपने अपना बड़ा बड़ा उपनाम उपाधि धारण कर लिया, जैसे कि महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, त्रिभुवन। मतलब महाराजा धीराज किसको कहते हैं कि राजाओं का राजा, चक्रवर्ती ये क्या है, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इनका मतलब हुआ कि तीनों लोग का मालिक, स्वामी। तो इस तरीके से बहुत सारे राजाओं ने इस काल में अपना अपना एक बड़े बड़े उपाधि अपने आप को दे दिया और उस उपाधि के नाम से ये लोग जाने जाने लगे। ठीक है, However, in spite of such claims, they often shared power with their Samanant as well as with association of peasant trades and ब्राह्मण्स। अब ये इतने बड़े उपाधि लेने के बाद भी ऐसा नहीं थे कि ये लोग सारे का सारा अपने ही से फैसला किया करते थे। इसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद ये लोग किसके मदद लेते थे, तो जो भी सामंत थे उनसे, जो व्यापारिक संगठन था उनसे, या किसानों का जो संगठन था उनसे, ब्राह्मणों के संगठन के साथ क्या है, सत्ता का साझेदारी करते थे। मतलब कि सत्ता में उनको भी अपने उनके लिए भी जगह रखते थे और उनको भी इसमें साझेदार बनाते थे। ठीक है, In each of these states, resources were obtained from the producers, that is, peasants, cattle keepers, artisans, who were often pressured or compelled to surrender part of that they produce। कहने का मतलब हुआ कि ये जो राजा के लिए रिसोर्स कहाँ से आता था, इनके लिए धन संपत्ति और ये सब कहाँ से आता था, तो वो लोग क्या करते थे, कर वसूला करते थे, मतलब टैक्स लगाते थे। तो ये जितने भी उनके लिए जो रिसोर्स होते थे ये कहाँ से आते थे, तो ये प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर कौन हुआ करते थे, जैसे किसान हो गए, ये अनाज उत्पादन करते थे, कैटल कीपर्स हो गए, पशुपालक हो गए, या आर्टिशियन हो गए, है ना। तो ये लोग क्या थे, प्रोड्यूसर थे, ये प्रोड्यूस करते थे। तो इनसे क्या किया जाता था, रिसोर्स लिया जाता था। किसानों से उनके जो फसल होता है उसका एक हिस्सा लिया जाता था, कैटल रखने वालों से एक हिस्सा, आर्टिशियंस का उनके आर्ट का एक हिस्सा, मतलब कि उनकी कमाई का एक हिस्सा राजा अपने लिए, जो भी उस एरिया में सामान्य जो भी लोग थे उसके लॉर्ड, है ना, तो वो लोग अपने हिस्से में लेते थे। अगर बाई चांस कोई, इसको क्या किया जाता था, दो तरीके से लिया जाता था, या तो उनको इसके लिए प्रेशराइज करके उस पर दबाव डाल के, और नहीं तो उसको मजबूर करके लिया जाता था। ठीक है, some these were claimed as rent due to a lord who asserts that he owned the land।
अब क्या है, समटाइम्स कैसा होता है, इसको रेंट के रूप में लिया जाता था, रेंट के तौर पर इनसे कर वसूला कर जाता था, क्योंकि जो है जो उस एरिया का शासक हुआ करता था, सामंत हो, राजा हो या जो भी सबॉर्डिनेट हो, तो वो लोग क्या करते थे, इसके लिए बाकायदा इनसे वसूली किया करते थे रेंट के रूप में, और वो बताते थे कि ये जो लैंड है ये उसका है, और जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसान जो हैं, बस उनको काम करने के लिए, तो इसके एवज में आपको रेंट देना होगा, ठीक है। अब रेवेन्यू वाज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेडर्स। अब रेवेन्यू जो था वो कहाँ से लिया जाता था, तो सिर्फ इन्हीं से नहीं लिया जाता था, व्यापारियों से भी लिया जाता था। अगर राज्य में कोई व्यापार करने आता है तो उससे भी कर वसूला जाता था। जो उस राज्य से कोई गुजर रहा है, दूसरे राज्य को जा रहा है व्यापार करने के लिए, तो उस मार्ग पे जाने वाले से भी कर वसूला जाता था। तो इस तरीके से क्या है, टैक्स का वसूल कर और क्या बोलते थे, उसका शासन चलता था उस समय, ठीक है। इसको थोड़ा देर बाद में देखते हैं, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। दीज रिसोर्सेज वेयर फाइनेंस टू द किंग एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। ये जो अब कर वसूला जाता था, तो ये जो कर वसूली का काम था, तो ये जो जिससे पैसे आते थे, जो रिसोर्सेज आते थे, इन रिसोर्सों का इस्तेमाल किया जाता था उस समय के राजा अपने क्षेत्र में मंदिरों को बनाने के लिए और किलों को बनाने में इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। They were also used to fight wars, which were in turn expected to lead to the accumulation of wealth in the form of plunder. कहने का मतलब है, अब ये जो था कर वसूली का काम था, जो पैसे आते थे इस कर वसूली से, इसका सिर्फ मंदिर और किला ही नहीं बनता था, इसको क्या है, लड़ाई लड़ने के लिए भी इस्तेमाल में लिया जाता था। वो लड़ाई लड़ने में इस्तेमाल किया जाता था जिससे क्या है कि धन को लूट करके अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी करने के लिए, जैसे कि ऐसे किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करके और उनका क्या है, संपत्ति वसूल लेना, उनके ज़मीन हड़प लेना, ठीक है। तो इन सब लूट के लिए भी ऐसे वार में इन पैसों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और क्या है, व्यापारिक ट्रेड रूट्स भी जो किसी के क्षेत्र में थे, उनको भी अधिग्रहण करने के लिए, उस पर भी कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, उन सब में इन पैसों का, इन रिसोर्स का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। नाउ इन फंक्शनरी ऑफ collecting revenue were generally recruited from influenced family and position were often hereditary। कहने का मतलब है कि ये जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम था ना, उसके लिए कहाँ से रिक्रूट किया जाता था, तो उस समय के जो भी प्रभावशाली परिवार था ना, जो जिसका दबदबा था जिस क्षेत्र में, तो जो उस क्षेत्र का दबदबा वाला लोग था, उन्हीं के परिवार को रेवेन्यू कलेक्शन करने का ऑफर दिया जाता था, वही लोग रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, ठीक है। और ये जो काम था ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। जिसके फादर अभी रेवेन्यू कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद उनके जो बेटा होगा वो रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, उसके बाद उसके बेटा, इस तरीके से ये वंशागत चलता रहता था, ठीक है। दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। आर्मी में भी, सेना में भी, राजा के जो सेना में लोग थे उसमें भी क्या है, इसी तरह से ही पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सेवा करते थे। बाप सेना में है तो फिर बेटा होगा, उसका बेटा होगा, उसका बेटा होगा, इस तरीके से ये वंशांगन चलते रहता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। बहुत सारे ऐसे केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि राजा के जो नज़दीकी हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको ये सब कार्य दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्शन करने का, ठीक है। अब यहाँ पे ये छूटा था 400 टैक्सेस। 400 टैक्सेस मतलब 400 प्रकार के कर। The inscriptions of the Chola who ruled in Tamil Nadu refer to more than 400 terms of different kind of taxes। कहने का मतलब है कि एक इंस्क्रिप्शन मिला चोलास का, जो कि तमिलनाडु में उस समय शासन किया करते थे, तो उनके उस इंस्क्रिप्शन में लगभग 400 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के करों के बारे में वहाँ पे उल्लेख मिलता है कि वहाँ पे 400 प्रकार के अलग अलग कर लगा करते थे, उनका यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, ठीक है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन टैक्स इज विटी, ठीक है, taken not in cash but in form of forced labor and kadambin और लैंड रेवेन्यू। तो इन जो 400 प्रकार के टैक्सेस थे, इन टैक्सेस में से दो का ज़्यादा उल्लेख है, जिसमें एक विटी है, विटी का ज़्यादा उल्लेख मिलेगा और कदमाइन का भी उल्लेख मिलेगा। अब विटी क्या था, तो विटी में क्या होता था, विटी जो टैक्स था इसमें कैश नहीं लिया जाता था, लेकिन उसके अलावा क्या किया जाता था, विटी के रूप में लेबर लिया था, उनसे श्रम कराया जाता था, उनको ज़बरदस्ती क्या कराया जाता था, काम कराया जाता था, ठीक है, और उसको कहते थे विटी। और ये जो दूसरा वाला टैक्स है कदम माइन, इसका ये था लैंड रेवेन्यू, ठीक है, इनका उल्लेख ज़्यादा है। देयर वेयर ऑल्सो टैक्सेस ऑन टेरेसिंग द हाउस, द यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्री एंड कैश ऑन सक्सेशन टू
फैमिली प्रॉपर्टी etc। उस समय में और किस किस प्रकार के टैक्स लगते थे, तो अगर आपके घर के ऊपर में जो है क्या बोलना है कि छाजा ढालना है ना, तो छाजा ढालना है तो उसके लिए भी टैक्स देना होता था, ठीक है। अगर आप किसी ताड़ या खजूर के पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और उसमें जो सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता था। या फिर आप परिवार के बाद अपने जो परिवार का दूसरा सदस्य होता था है ना, तो उसका उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार के लगभग 400 से भी ज़्यादा प्रकार के उस ज़माने में चोलास के यहाँ टैक्स लगते थे, ठीक है। प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति क्या बारे में पिछले क्लासेस में आपने सुना होगा, प्रशस्ति किसे कहते हैं, तो और लैंड ग्रांट्स मतलब कि भूमि जो किसी को दिया जाता था ना, अनुदान दिया जाता था, उसके बारे में है। तो प्रशस्ति किसको कहते हैं, तो प्रशस्ति उस ज़माने में एक पत्र हुआ करता था, एक चीज़ हुआ था जिसमें क्या है अधिकांश शासकों का ही बड़ाई किया जाता था, ठीक है। ऐसा इंस्क्रिप्शन हुआ करता था जिसमें उस काल के शासक का बड़ाई ही ज़्यादा बारे में लिखा रहता था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रशस्ति कंटेंट डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। कहने का मतलब है प्रशस्ति जो उस समय का होता था ये क्या है कि सही होना इसका जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे प्रशस्ति सही ही हों, ठीक है। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांट टू रिस्पेक्ट देमसेल्फ एज वैलियंट वॉरियर, विक्टोरियस वॉरियर फॉर एग्जाम्पल। लेकिन क्या है ये जो प्रशस्ति सब तो सही होते नहीं है, ठीक है। उसमें अधिकांश क्या होता है कि राजा की बड़ाई ही लिखी जाती है, उसका दोष कोई लिखा नहीं जाता है। उस काल में जो भी अच्छाई हो किया हो उसने, वो अच्छाई ही उसके बारे में उसकी बड़ाई ही लिखी जाती है, बाकी उसकी बुराई कोई भी नहीं लिखता है, ठीक है। तो प्रशस्ति लेकिन क्या बताता है हमको, तो हमको ये बताता है कि प्रशस्ति में शासक जो उस समय का था वो अपने आप को कैसा दर्शाना चाहता था। जैसे कि वैलियंट मतलब होता है सूरवीर, है ना, या विक्टोरियस वॉरियर, या क्या है कि विजयी योद्धा के रूप में अपने आप को दर्शाना चाहता था। यही सब उसमें उस समय राजा की बड़ाइयाँ लिखी जाती थी, ठीक है। These were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration। अब ये जो प्रशस्ति थे, ये प्रशस्ति किन के द्वारा लिखी जाती थी, तो ये उस जमाने के जो विद्वान ब्राह्मण थे उनके द्वारा लिखी जाती थी, जो क्या है कि राजा के शासन में, उनके प्रशासन में उनके साथ मदद करते थे, वो लोग प्रशस्ति लिखा करते थे। और जब भी वो लिखते थे तो उसमें राजा की बड़ाई ही लिखा करते थे। जैसे कि एक प्रशस्ति यहाँ पे है, तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, पहले इसको मेन चीज़ को पढ़ लेते हैं। किंग्स ऑफन रिवॉर्ड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। अधिकांश राजा क्या करते थे, उस जमाने के जो ब्राह्मण उनके साथ काम करते थे ना उनके राज्य में, उनको क्या है भूमि अनुदान के रूप में, पुरस्कार के रूप में उनको देते थे, गिफ्ट के रूप में, और इनको जमीन दिया करते थे। दीज वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वेयर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और जो भी भूमि दिया जाता था ब्राह्मणों को, है ना, तो पुरस्कार के रूप में, तो उसको क्या किया जाता था, तो कॉपर के प्लेट पर उसको लिख के दिया जाता था, ठीक है। और ये उन्हें दिया जाता था कॉपर प्लेट जिनको क्या है कि ज़मीन दिया जा रहा होता है ना। जैसे कि ये उदाहरण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर प्लेट्स जो आपको दिख रहे हैं, तो ये कॉपर प्लेट्स से उस ज़माने में दिए गए लैंड्स को, जो किन्हीं को भी लैंड दिया गया है तो उनके लिए इस पर लिख कर दिया गया, इस तरीके का लैंड ग्रांट हुआ करता था, ठीक है। उसमें बाकायदा सील भी लगा हुआ करता था, सील लगा के दिया जाता था जिससे कि इसको ओरिजिनल माना जाता था, ठीक है। तो ऐसे लैंड दिया जाता था, ठीक। ये है कि लैंड ग्रांट करते समय क्या क्या चीज़ लोगों को दिया जाता था, इसको भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। Usually for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of king who ruled over the Kashmir। कहने का मतलब है कि अनयूजुअल, जिस तरीके से बाकी प्रशस्ति है जिसमें सिर्फ राजा की ही बड़ाई लिखी जाती है, उसके ठीक उलट में एक संस्कृत में लिखा हुआ प्रशस्ति मिला है, जो क्या है कि उस जमाने में कश्मीर में राज्य करने वाला राजा के बारे में उसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। इट वॉज कंपोज बाई एन ऑथर नेम कल्हान। तो ये जो प्रशस्ति है लिखा गया है, ये एक उस जमाने के कल्हान नाम का एक जो लेखक था उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ही यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट द अकाउंट। अब ये जो दास्तावेज इन्होंने लिखा था कलहरन ने जो दास्तावेज उस समय लिखा था 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा के लिए, तो वो ऐसे ही नहीं लिखा था, उसने इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण किया था, बहुत जगह से सोर्सेस इकट्ठा किए थे, जैसे कि इंस्क्रिप्शन, उस ज़माने के इंस्क्रिप्शन को लेकर के वहाँ उस ज़माने में मिलने वाले डॉक्यूमेंट से, आई विटनेस जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने देखा है उनका शासनकाल, उनके हिसाब से, ठीक है। और बहुत सारी ऐसे ऐतिहासिक चीज़ों को पढ़ करके और तब उन्होंने इसके बारे में लिखा है, ठीक है। Unlike the writers of Prashasti, he was often critical about rulers and their policy।
जिस तरीके से बाकी सब राइटर्स थे उस तरीके से ये प्रशस्ति नहीं लिखते थे। ये इसमें क्या करते थे, ये आलोचना करते थे। उस समय में जो भी हुआ करता था तो उनके आलोचना में, राजा के आलोचना में लिखते थे, सो दैट क्या है कि हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं था। सब लोग प्रशस्ति जिस भी राजा के अंडर में रहते थे तो उनकी बड़ाई ही लिखते थे। ठीक है, तो चलिए एक प्रशस्ति का जो यहाँ नमूना है उसको हम लोग देखते हैं कि प्रशस्ति में लिखा क्या गया है। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट, ये प्रशस्ति किसके नाम पर है, तो नागभट्ट के उपलब्धियों के बारे में। ठीक है, क्या लिखा गया है उसको देखेंगे। मैनी रूलर्स डिस्क्राइब देयर अचीवमेंट इन प्रशस्ति। तो कई शासक जो उस काल के शासक हुआ करते थे, ठीक है, इन शासकों ने अपने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियों का बखान किया होता था। ठीक है, यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ गुप्त रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। तो पिछले साल आपने एक प्रशस्ति पढ़ा होगा, किसके बारे में, तो समुद्रगुप्ता के बारे में आपने प्रशस्ति उनका पढ़ा होगा, देखा होगा। यहाँ पे हम लोग एक और प्रशस्ति देखते हैं। ठीक है, वन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describing the exploits of Nagbhat, a प्रतिहार किंग एज फॉलो। अभी एक प्रशस्ति मिला है जो क्या है कि ग्वालियर के, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिला है, जो संस्कृत में लिखा गया है, और ये बताता है उस जमाने के प्रतिहार नरेश, है ना, प्रतिहार के राजा नागभट्ट के बारे में। ठीक है, क्या इसमें लिखा गया है देखिएगा प्रशस्ति, तो उनकी बड़ाई ही लिखी गई होगी। ठीक है, द किंग ऑफ आंध्रा, सिंधवा, सिंध, विदर्भा, a part of Maharashtra, and Kalinga, a part of Odisha, fell before him as he was prince। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस प्रशस्ति में उस राजा के बारे में, नागभट्ट के बारे में लिखा है कि जब वो राजकुमार थे, है ना, उसी समय ये जो शासन जिस क्षेत्र के बारे में दिखाया गया है, जैसे आंध्रा, सिंधवा, है ना, विदर्भ और क्या है कलिंग के जो राजा थे, उन्होंने इनके आगे क्या हो गए, धाराशायी हो गए, हार गए, और जब वो राजकुमार थे तभी। ठीक है, तो ये उसमें उनके बारे में बड़ाई लिखी गई है। ठीक, और उन्होंने किन, ही वॉन ए विक्ट्री ओवर चक्रयुद्धा द रूलर ऑफ कन्नौज। इस प्रशस्ति में ये भी लिखा गया है कि ये जो नागभट्ट थे, इन्होंने कन्नौज के उस समय के जो शासक थे चक्रयुद्धा, उनको भी हरा दिया था। उनके बारे में और सारा विवरण भी दिया गया है कि उन्होंने किन किन राजाओं को हरा दिया था, जैसे ये है वांगा, ठीक है, उसके बाद में अनरथ हो गया, मालवा हो गया, है ना, किरात हो गया, उसके बाद में वसत मत्स्य, ये दोनों राज्यों को जो उत्तर प्रदेश में पाए, क्या बोलते हैं, दोनों उत्तर भारत में के राजा हैं। ठीक है, तो इन सब राजाओं को भी उन्होंने हरा दिया। ऐसे करके इनका प्रशस्ति लिखा जाता था। ठीक है, तो कहने का टोटली मतलब है कि उस समय जो प्रशस्ति लिखे जाते थे वो राजा के अगेंस्ट नहीं लिखे जाते थे, जो भी उनकी कार्यकाल में बुराइयां थी उनको नहीं उजागर करके उनकी बड़ाई ही लिखी जाती थी। ठीक है, अब जो लैंड ग्रांट किया जाता था, वो लैंड कैसे ग्रांट किया जाता था, और ये जो प्लेट्स हैं, इन प्लेटों पर क्या लिखा जाता था, तो उसका एक नमूना यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, जमीन के साथ में क्या क्या दिया जाता था। ठीक है, इसमें उसका उल्लेख किया गया है, बाकायदा सब कुछ लिखा जाता है कि कौन सा क्षेत्र में कितना क्षेत्र दिया गया, क्या क्या है ना। दिस इज ए पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ लैंड ग्रांटेड बाय द चोलास। ये जो एक पार्ट है ये किसका है, तो तमिल में जो चोला वंश था, चोलाओं का जो राज था, उनके द्वारा दिया गया है, उसका एक अंश है। इसमें सब कुछ डिस्क्राइब किया गया है, क्या क्या दिया गया है। वी हैव demarcated the boundaries of the land by making earthen embankment as well as by planting turnip bushes। इसमें लिखा गया है कि हमने क्या किया है, तो बांध बनाकर और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर पूरे क्षेत्र का क्या है, बाउंड्री कर दिया है। दिस इज़ वॉट द लैंड कंटेन, और उसके बाद में क्या क्या इस ज़मीन में है उसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि ये फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़, वाटर, लैंड, गार्डन और क्या ट्रीज़, वेल, है ना, ओपन स्पेस, ये सब चीज़ क्या है, इसमें सारे कुछ लिखे गए हैं कि वो जो क्षेत्र जिनको दिया गया है उस क्षेत्र के अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं, वो सब कुछ को इसमें डिस्क्राइब किया गया है। हर एक चीज़, वो गार्डन हो, टैंक्स हो, कुआं हो, मधुमक्खी का छत्ता हो, है ना, हर चीज़ के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है कि ये जो है, इसको जो लैंड दिया जा रहा है उसके साथ क्या क्या दिया जा रहा है। और उसमें ये भी डिस्क्राइब किया जाता है कि He who receive the land can collect tax from it, और ये भी उसको अधिकार दिया जाता है कि जिसे ये ज़मीन दी जा रही है, ये भूमि दी जा रही है, वो उससे टैक्स भी वसूल सकता है। He can collect the tax imposed by the judicial officers in as fine। तो इसमें उनको ये भी अधिकार दिया जाता है कि उस ज़माने में जो भी न्यायाधिकारी द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाया गया कर है उसकी भी वो वसूली कर सकते हैं। ठीक है, पान के पत्ते पर लगने वाला वसूली, ठीक है, बेटर लीफ, उसके बाद में ये जो बुनाई का है उसमें
व्हीकल्स पर, इन सब चीज़ों पर वो मैंने उस पर पूरा बजाता है, डिस्क्राइब किया जाता है कि क्या क्या चीज़ पर वो टैक्स वसूल सकता है, ठीक है। उसके बाद में लिखा जाता है ही कैन बिल्ड लार्ज रूम विथ अपर स्टोरी मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, ही कैन गेट लार्ज एंड स्मॉल वेल dug, he can plant trees and turnip bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and the embankment are built. अब उनको ये भी अधिकार दिया जाता था कि जिस क्षेत्र को जिनको ज़मीन दी जाती थी उनको अधिकार दिया जाता था कि वो बड़े बड़े रूम का घर बना सकते हैं, वो अपने घर के ऊपर दो माला भी बना सकते हैं, उनका अधिकार होता था, ठीक है। बाकी लोग अगर बनाते थे तो देखा ही होगा आपने कि उसका टैक्स लगता है, छाजा निकालने का भी, है ना। वो क्या है कि कुएँ भी खुदवा सकते हैं, बड़े छोटे कुएँ भी खुदवा सकते हैं, उसका भी अधिकार है। वो प्लांट ट्रीज़ भी लगा सकते हैं, झाड़ियाँ भी लगा सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो, है ना। अगर सिंचाई की ज़रूरत है तो वो नहर भी खुदवा सकते हैं, है ना। और उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो पानी वेस्ट ना हो और जो एम्बैंकमेंट है वो बांध बने, ठीक है। तो ये उस समय का लैंड ग्रांट हुआ करता था, इस तरीके से लैंड ग्रांट किया जाता था, ठीक। अब आगे का जो पार्ट है वॉर फॉर वेल्थ, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। आप इंतज़ार कीजिए, बस कुछ ही दिनों में मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके।